Hi, this is Neha and I welcome you all to this class जिसमें आज हम क्लास 11 के चैप्टर नंबर 2 मेथड्स ऑफ इंक्वायरी इन साइकोलॉजी में एक न्यू टॉपिक को कवर करेंगे which is nature of psychological data. So far we have studied कि साइकोलॉजी में रिसर्च क्या होती है, डिफरेंट रिसर्च मेथड्स कैसे अप्लाई किए जाते हैं, क्या क्या गोल्स होते हैं साइकोलॉजिकल इंक्वायरी के, और इसके अलावा हमने ये भी पढ़ा था कि किस तरह से स्टेप्स में साइकोलॉजिकल रिसर्च को कंडक्ट किया जाता है विच इज अ साइंटिफिक रिसर्च. तो आज के वीडियो में हम ये अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कि क्योंकि हमने ये पढ़ा है कि डेटा कलेक्शन भी एक स्टेप होता है साइंटिफिक रिसर्च में, तो किस किस तरह का डेटा हम साइकोलॉजी की रिसर्च में ले सकते हैं. इस टॉपिक को हम आपकी एनसीईआरटी बुक से कवर कर रहे हैं, तो आप स्क्रीन पे मेरे साथ बुक को शेयर कर सकते हैं या फिर अपनी खुद की एनसीईआरटी की बुक भी आप लेकर बैठ सकते हैं. तो चलिए बिना किसी डिले के क्विकली वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं. और हमारा आज का टॉपिक है नेचर ऑफ साइकोलॉजिकल डेटा. You may want to consider how psychological data are different as compared to other sciences. क्योंकि हमें पता है हम डिफरेंट साइंसेज में डेटा को यूज करते हैं, तो हम ये जानने की कोशिश जरूर करेंगे कि साइकोलॉजी में किस तरह से डिफरेंट होता है. साइकोलॉजिस्ट कलेक्ट अ वेराइटी ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज एम्प्लॉइंग डाइवर्स मेथड्स. साइकोलॉजिस्ट क्योंकि ह्यूमन बिहेवियर पर बेसिकली वर्क करते हैं, तो उनका जो डेटा होता है वो भी बहुत डिफरेंट तरीके से कलेक्ट किया जाता है. मेथड्स की तो फिलहाल हम बात नहीं करेंगे, बट अगर इन पर्टिकुलर डेटा की बात करें तो वो भी बहुत यूनिक ही होता है. द इंफॉर्मेशन ऑल्सो कॉल्ड डेटा, सिंगुलर हम जिसको डेटम बोलते हैं, रिलेट टू द इंडिविजुअल्स कोवर्ट और ओवर्ट बिहेवियर. हम ये जानते हैं कि ह्यूमन का बिहेवियर जो होता है, आप चैप्टर 1 में पढ़ चुके हैं कि ओवर्ट एंड कोवर्ट दो टाइप का बिहेवियर होता है. या तो पर्सन का बिहेवियर एक्सटर्नल होता है जो विजिबल होता है, जिसे हम देख सकते हैं, इजिली ऑब्जर्व कर सकते हैं. इसके अलावा किसी भी पर्सन का जो बिहेवियर होता है वो इंटरनल भी होता है, जिसमें उसकी फीलिंग्स, इमोशंस, ये सारी चीजें आती हैं. देयर सब्जेक्टिव एक्सपीरियंसेस एंड मेंटल प्रोसेसेस. जो कुछ भी पर्सन एक्सपीरियंस करता है उन एक्सपीरियंस को भी डेटा की फॉर्म में नोट किया जाता है. और इसके अलावा जो उसके मेंटल प्रोसेसेस चल रहे हैं, किस तरह से वो चीज़ों को सोच रहा है, क्या सोच रहा है, और इसके अलावा किस तरह का वो बिहेवियर पजेस कर रहा है थ्रू द मेंटल एक्शंस, ये सारी चीज़ें एक डेटा की फॉर्म में साइकोलॉजिस्ट यूज करते हैं. डेटा फॉर्म एन इम्पॉर्टेंट इनपुट इन साइकोलॉजिकल इंक्वायरी. ये जो डेटा होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. कैसे करता है हम आगे जरूर समझेंगे, लेकिन ये सब कुछ डेटा की फॉर्म में लिया जाता है. They in fact approximate the reality to some extent and provide an opportunity to verify or falsify our ideas. जो कुछ भी हम डेटा कलेक्ट करते हैं, यानी किसी के थॉट्स, किसी के इमोशंस, उसकी फीलिंग्स, वो कैसा सोच रहा है, क्या सोच रहा है, ये सारी बातें जब हम कलेक्ट करते हैं, तो इनकी वजह से जो भी हम अपनी रिसर्च में हाइपोथेसिस क्रिएट करते हैं. आई एम श्योर कि आप हाइपोथेसिस वर्ड से क्लियर होंगे. अगर आप लास्ट पूरे वीडियोस देखते आ रहे हैं तो हाइपोथेसिस वर्ड आप जानते होंगे. एक ऐसा टेंटेटिव स्टेटमेंट जिसे हम अपनी रिसर्च की बिगिनिंग में लेते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं बाय द एंड ऑफ द रिसर्च की जो हम सोच रहे थे, जो हमने स्टेटमेंट बनाया था, वो सही था या गलत. उस हाइपोथेसिस को हम टेस्ट करते हैं बेसिकली अपनी रिसर्च में. तो यहाँ पर होता क्या है कि जब हम जो डेटा हम लेते हैं उसको हम फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, तो जो भी हमने इन्फॉर्मेशन ली है या तो वो आगे चल के ट्रू साबित होगी या फिर फॉल्स, दो में से एक ही काम होगा. तो इस तरीके से वो डेटा जो है हमारी हेल्प करता है. Our ideas, hunches, notions, etc. It should be understood that data are not independent entities. जो डेटा होता है वो अकेले ही सफिशिएंट नहीं होता. डेटा के साथ बहुत सारी चीजें भी जुड़ी होती हैं जो हमें पूरी रिसर्च को कंप्लीट करने में हेल्प करती हैं. They are located in a context and are tied to the method and theory that govern the process of data collection. वो जो भी हम डेटा कलेक्ट करते हैं, गैदर करते हैं, वो हम डिफरेंट थ्योरीज के साथ, प्रिंसिपल्स के साथ वर्क करके आगे बढ़ता है. सिर्फ रॉ डेटा से हम सारी इन्फॉर्मेशन गैदर कर लेंगे, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता है. In other words, data are not independent of the physical or social context, the persons involved and the time when the behavior occurs. जो भी डेटा होता है वो हमारे लिए यूजफुल तो डेफिनेटली होता है, लेकिन वो सोशल और फिजिकल कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखें तो डिपेंडेंट होता है. बहुत सारी चीजों से वो जो डेटा होता है कनेक्टेड होता है, जुड़ा होता है. The persons involved and the time when the behavior occurs. We behave differently when alone than in a group or at home and in office. अगर हम किसी सोशल कॉन्टेक्स्ट में किसी पर्सन के बिहेवियर को देखेंगे तो वो हमें बहुत डिफरेंट दिखाई देगा, जबकि अकेले में अगर उस पर्सन के बिहेवियर को हम नोट करेंगे तो वो हमको बहुत डिफरेंट दिखेगा. राइट. तो ऐसे में क्या होता है, वही डेटा वेरी कर जाता है. एग्जाम्पल के लिए समझते हैं कि मान लीजिए आप अपनी रिसर्च में किसी भी पर्टिकुलर बिहेवियर पर रिसर्च कर रहे हैं कि लोग जो है वो बहुत ज्यादा गुस्सा क्यों करते हैं. जब आप उस पर्सन से पर्सनली बात करेंगे तो वो आपको सारी चीजें बहुत पॉजिटिव बताएगा, बहुत अच्छी बताएगा, और वो ये कहेगा कि दूसरों की वजह से मुझे गुस्सा आ जाता है,
दूसरे हमेशा उसका रीजन होते हैं। लेकिन जब आप उसको नेचुरल सेटिंग्स में यानी रियलिटी में दूर से ऑब्जर्व करेंगे तो आपको पता चलेगा कि उस पर्सन का एक्चुअल बिहेवियर क्या है। तो वही डेटा जो हम दो डिफरेंट तरीकों से यहाँ पे कलेक्ट कर रहे हैं वो कितना वेरी कर गया। ओके, सो दिस इज हाउ दे आर ट्राइंग टू टेल अस कि जो हम डेटा कलेक्ट करते हैं, जो पर्सन का बिहेवियर, मेंटल प्रोसेसेस, एक्शंस, जो भी वो चीजें होती हैं, उन पर बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है हमारे सोशल एनवायरनमेंट का और हमारे डिफरेंट टाइम का भी, कि किस टाइम में हमने उस डेटा को कलेक्ट किया है। Hesitate to talk in front of your parents and teachers but not when you are with your friends, ये भी चीजें होती हैं, इसी को हम डिस्कस कर रहे हैं। You may have also noticed that not all people behave in exactly the same manner in the same situation, एक ही सिचुएशन पर डिफरेंट पीपल डिफरेंट रिएक्शन देते हैं। लोग एक जैसा हमेशा एक सिचुएशन के टुवर्ड एक जैसा बिहेव नहीं करते, इसी से तो उनके बीच इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्रिएट हो जाते हैं कि लोग एक दूसरे से बहुत ज्यादा वेरी करते हैं। द मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन, सर्वे, इंटरव्यू, एक्सपेरिमेंट, ये जितने भी मेथड्स हैं ये हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, कि करके कवर करेंगे। तो ये तो प्रॉपरली मेथड्स ही है जिनको अप्लाई किया जाता है। यूज्ड एंड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिस्पोंडेंट्स सच एज इंडिविजुअल और ग्रुप, यंग और ओल्ड, मेल और फीमेल, रूरल और अर्बन। बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकती है किसी भी जिस भी पर्सन से हम डेटा कलेक्ट कर रहे हैं। ये भी हमारे डेटा की क्वालिटी और नेचर को इम्पैक्ट करती हैं। आप देखिए जेंडर का रोल बहुत बड़ा होता है। अगर हम किसी पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में लेडीज का व्यू लेंगे या जेंट्स का व्यू लेंगे, मेल या फीमेल का, तो बहुत वेरिएशन हमें देखने को मिलेगा। लेडीज के इंटरेस्ट डिफरेंट होते हैं, मेल्स के डिफरेंट, मेल्स के जो इंटरेस्ट होते हैं वो थोड़ा और अलग होते हैं। तो इस तरीके से हमको वेरिएशन देखने को मिलता है। नॉर्मल लाइफ में भी होता है, आप किसी डेटा की, आप किसी प्रॉब्लम की, आप जनरल भी टॉपिक पे बात करके देखिए तो आपको जो पॉइंट ऑफ व्यू मिलेगा वो बहुत डिफरेंट फील होगा। It is possible that when you interview a student, he or she may report behaving in a particular manner in a given situation, होता भी है। अंडर कंट्रोल सिचुएशन जो है वो बिहेवियर बहुत ज्यादा बदल जाता है। बट व्हेन यू गो फॉर एक्चुअल ऑब्जर्वेशन यू मे फाइंड जस्ट द ऑपोजिट ऑफ व्हाट शी हैज रिपोर्टेड। ओके, ऐसा होता है। अनदर इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ डेटा इज दैट इट डज नॉट इन इटसेल्फ स्पीक अबाउट रियलिटी, इन्फ्रेंसेस हैव टू बी मेड फ्रॉम द डेटा। कई बार जो डेटा होता है वो डायरेक्ट हमको इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा होता है, हमें उसमें से इन्फ्रेंसेस निकालने होते हैं, उसके पीछे कुछ हिडन मीनिंग हो सकता है। रिसर्चर अटैचेस मीनिंग टू द डेटा बाय प्लेसिंग इट इन इट्स प्रॉपर कॉन्टेक्स्ट। अब यहीं पर जो हमारा रिसर्चर होता है उसका यही काम होता है कि वो डेटा से एज एग्जैक्ट एज पॉसिबल, जितना ज्यादा एग्जैक्ट तरीके से वो फाइंड आउट कर सकता है, डेटा को गैदर करे, जिससे कि हम अपने एक्सपेरिमेंट को इजीली और सक्सेसफुली कंडक्ट कर सकें। अब हम यहाँ पे बात करेंगे कि इन साइकोलॉजी डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा एंड इन्फॉर्मेशन आर कलेक्टेड। किस किस तरीके का डेटा हम साइकोलॉजी में लेते हैं। सबसे पहले डेमोग्राफिक इन्फॉर्मेशन। डेमोग्राफिक का मतलब क्या होता है? ज्योग्राफिकल बेस्ड, कहाँ पर पर्सन है उससे उसके बहुत क्लोज चीजें जो उससे एसोसिएटेड है। क्या क्या हो सकती हैं? पर्सनल इन्फॉर्मेशन लाइक नेम, एज, जेंडर, बर्थ ऑर्डर, नंबर ऑफ सिबलिंग, एजुकेशन, ऑक्यूपेशन, मैरिटल स्टेटस, नंबर ऑफ चिल्ड्रन, लोकेलिटी और रेजिडेंस, कास्ट, रिलीजन, पेरेंटल एजुकेशन, ऑक्यूपेशन एंड फैमिली इनकम एटसेट्रा। ये सब कुछ पर्सन के डेमोग्राफिक इन्फॉर्मेशन में आता है, जो आप देख सकते हैं कि या तो उसकी बहुत पर्सनल चीज है, जैसे उसका जेंडर हो गया, उसका एज, उसका बर्थ ऑर्डर, या फिर उसका फैमिली में क्या स्टेटस है, उसके सिबलिंग्स कितने हैं, उसके पेरेंट्स कितने पढ़े लिखे हैं। बहुत बड़े सर्किल की तरफ हम नहीं जा रहे हैं, हम उसके आसपास की चीजों को यहाँ पे काउंट कर रहे हैं, जो भी उसकी सोशल गैदरिंग है। तो एक तो ये सारी चीजें हो गई, ये सब हमारे डेमोग्राफिक में आ जाता है। कास्ट, रिलीजन और कहाँ वो रहता है, ये सब कुछ उसकी बहुत क्लोज और पर्सनल इंफॉर्मेशन है, तो ये सब कुछ डेमोग्राफिक में आता है। अब आता है फिजिकल इंफॉर्मेशन। इस कैटेगरी में क्या क्या इंक्लूड होगा? इंफॉर्मेशन अबाउट इकोलॉजिकल कंडीशंस, कहाँ रहता है पर्सन, फॉरेस्ट में, हिल्स एरियाज में, इन सब का भी बहुत इम्पैक्ट आता है। आगे आप समझेंगे, जब आप मेथड्स पे आएंगे तब आप समझेंगे कि कैसे डेमोग्राफिक या किसी भी टाइप की इंफॉर्मेशन जो है वो पर्सनल हो, फिजिकल हो, कैसे इम्पैक्ट करती है हमारे पूरे सिस्टम को। Mode of economy, housing conditions, size of rooms, facilities available at home, in the neighborhood, in the school, mode of transportation, etc. फिजिकल इंफॉर्मेशन में वो सारी चीजें आ जाएंगी जो उसकी सराउंडिंग्स से जुड़ी हैं और उसको इम्पैक्ट कर रही हैं। जैसे कि अगर हम देखें, हमने फॉरेस्ट और हिल्स की तो बात की, इसके अलावा किस तरह की इकोनॉमी वो गेन कर रहा है, क्या क्या चीजें उसके फैसिलिटीज घर पे अवेलेबल हैं, किस टाइप के एनवायरनमेंट में स्कूल में रह रहा है, तो ये सारी चीजें फिजिकल इंफॉर्मेशन में आ जाती हैं, जो कुछ भी उसको फिजिकल फैसिलिटीज प्रोवाइड कराती हैं। फिजियोलॉजिकल डेटा में वो चीजें आती हैं जो पर्सन के फिजियोलॉजिकल सिस्टम से रिलेटेड होती है, जैसे उसकी हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, हाइट, वेट, हार्ट रेट, लेवल ऑफ फटीग, गैल्वेनिक स्किन रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द ब्रेन यानी ईसीजी,
ब्लड ऑक्सीजन लेवल, जो कुछ भी हमारी बॉडी के फंक्शंस होते हैं जो बेसिक लेवल पर होते हैं, बहुत बड़े सीवियर केसेस को तो हम यहाँ पे नहीं कंसिडर करेंगे, लेकिन जो हमारे बेसिक फंक्शंस होते हैं बॉडी के, वो सब भी हेल्प करते हैं। जैसे आप एक बहुत स्ट्रेस्ड पर्सन से किसी टॉपिक के बारे में बात करेंगे, ओके, कोई डेटा आप उसके बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करने जा रहे हैं, तो उसके उस स्ट्रेस का, उसके उस मूड स्विंग्स का, उसके उस टेंशन का उसके आंसर्स पर इम्पैक्ट जरूर पड़ेगा, पड़ता ही है, इनफैक्ट साइकोलॉजिकली प्रूवन। सो दिस इज हाउ वी कैन से कि फिजियोलॉजिकल डेटा जो होता है उसमें ये सब कुछ चीजें आ जाएंगी जो पर्सन के फिजियोलॉजिकल सिस्टम से जुड़ी हुई है। देन कम साइकोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन। साइकोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन में सारी पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों ही चीजें आ जाती हैं, मतलब पर्सन कितने स्ट्रेस में है, कितना फटीग है उसको, या फिर कितना वो चैलेंजिंग है, कितना मोटिवेटेड है, कितना रीइंफोर्स्ड है, ये सब कुछ चीजें आ जाती है। तो पढ़ लेते हैं एक बार। Psychological information collected may relate to such areas as intelligence, personality, interest, values, creativity, emotions, motivation, psychological disorder, कोई illusions है उसको, delusion है, hallucinations हैं, ये सब disorders के names हैं जो अब यहाँ पे पढ़ रहे हैं, illusion, delusion और hallucinations, ये सब कुछ आगे disorders हैं जो आपको क्लास 12th में पढ़ने को मिलेंगे। तो अगर आप कहीं पर लिखते हैं साइकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन में, तो जनरल वर्ड यूज कर सकते हैं। मान लीजिए आपको नहीं नाम याद रहता, क्योंकि जब आप 12th में पढ़ते हैं तब तो अच्छे से याद हो जाता है आपको देख देख के उसको कई बार। 11th क्लास में अगर आप लिख रहे हैं साइकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन, टर्मिनोलॉजी आ रही है, तो ज़रा टेंशन मत लीजिए, शॉर्ट में लिख दीजिए डिफरेंट साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स और साइकोलॉजिकल एबनॉर्मेलिटीज, ये भी वर्ड आप यूज कर सकते हैं इसकी जगह पर। परसेप्चुअल जजमेंट, थॉट प्रोसेसेस, कॉन्शियसनेस, सब्जेक्टिव एक्सपीरियंसेस एक्सेट्रा। The above information could be from the point of view of measurement, somewhat crude, like in the form of categories. जैसे हम किसी भी पर्सन का जब डेटा कलेक्ट करते हैं, कोई भी इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, कुछ मेजर करना चाहते हैं, तो हम हाई है, लो है, मीडियम है, किस तरीके का वो है जो डेटा है हमारा, इस तरीके से भी हम कर सकते हैं। रैंकिंग में भी कर सकते हैं, जैसे कि ऑर्डिनल डेटा फर्स्ट सेकंड थर्ड ऑर्डर की फॉर्म में भी कर सकते हैं। ऑन स्केल्स वी ऑल्सो ऑब्टेन वर्बल रिपोर्ट्स, ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड, पर्सनल डायरीज, हम ऑब्जर्वेशन की फॉर्म में भी इस डेटा को ले सकते हैं। बेसिकली तो हम डेटा कैसे कलेक्ट करते हैं वो प्रॉपर मेथड्स हो जाते हैं जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा। फिलहाल मैं इस पैराग्राफ को तो कंप्लीट कर ही दूं यहाँ पे। पर्सनल डायरीज, फील्ड नोट्स एक्सेट्रा, सच टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन इज एनालाइज्ड सेपरेटली यूजिंग क्वालिटेटिव मेथड्स। यू विल गेट सम आइडिया अबाउट दिस लेटर इन द चैप्टर। ये सब कुछ आगे हमें पढ़ना है कि किस तरीके से इस डेटा, ये डेटा क्या होता है, किस किस टाइप का हो सकता है, ये तो हमने समझ लिया, लेकिन इस डेटा को गैदर कैसे किया जाता है, ऑफ कोर्स वो एक मेथड ही होता है, वो तरीके होते हैं, तो उन मेथड्स को हम अच्छे तरीके से नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। और आई होप कि ये जो वीडियो है आज, जो हमारा टॉपिक था नेचर ऑफ साइकोलॉजिकल डेटा, ये आपको पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। If you have any doubt, any queries from your book or anywhere outside, you can drop your comments in the comment section below. I'll definitely answer you back in the comments section only. So I'll be waiting for your responses, and also subscribe to the channel अगर आपने अभी तक नहीं किया है, and please keep showing your support like you always do. Thank you so very much. See you super soon in the next video. Till then, take care. Bye bye.